हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के माध्यम से हम एक कंप्लीट जो आपके इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड उसके पार्ट 1 को कवर करेंगे। एक और इसी तरह की सीरीज़ में कंप्लीट गाइड टू एडजेक्टिव्स पार्ट 2 में हम लोग कुछ रिमेनिंग रूल्स और साथ ही साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। लेकिन आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम आपका बेस बनाएंगे। एडजेक्टिव्स एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है आपके कॉमन एरर क्वेश्चंस, आपके सेंटेंस फिलर्स हो गए या आपका क्लोज टेस्ट पैसेज हो गया। इन तीनों में आपके एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। अगर एक बार आप पहचान लें इन क्वेश्चंस को, अगर एक दो बार अगर आप रूल्स को अच्छी तरह से देख लें तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। सो कंप्लीट गाइड टू एडजेक्टिव्स पार्ट 1 को हम लोग आज कवर करेंगे। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ऐड। ऐड यानी कि बढ़ाना, ठीक है। जब आप जोड़ते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, तो जब आप ऐड करते हैं, वैल्यू देते हैं नाउन या प्रोनाउन को, उनकी विशेषताएं बता के, उनकी क्वालिटीज़ बता के, उनके हुनर बता के, तो उससे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। तो ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में और चीज़ें बताते हैं, उनकी विशेषताओं को बताते हैं, उनके गुणों को बताते हैं। और अगर हिंदी में हम इसे कहें तो हम इसे विशेषण कहेंगे। विशेषण आपके एडजेक्टिव्स का दूसरा एक तरह से हिंदी का अनुवाद हो जाता है। तो ये ऐड कर रहे हैं वैल्यू टू नाउन, नाउन के प्रति ये और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एडजेक्टिव्स के बारे में देखेंगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या उसकी विशेषता बताता है। दे आर गुड, वे कैसे हैं? दे आर गुड, वो अच्छे हैं, ठीक है। शी इज़ ब्यूटिफुल, वो कैसी है? वो ब्यूटिफुल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, गुड हो गया, ब्यूटिफुल हो गया, ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं या उसकी विशेषता बता रहे हैं। एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं या उसकी विशेषता बता रहे हैं। अब आपको यहाँ पर हम कुछ रूल्स बताएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे आपके एडजेक्टिव्स 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन सारे प्रकार को आपने लर्न नहीं करना है। आपने क्या याद रखना है? उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है। इवन तो यहाँ पर हम एडजेक्टिव्स को क्लासिफाई करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, आप लोगों के लिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी है? वो जो क्लासिफिकेशन में जो रूल्स आ रहे हैं उनको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते हैं, क्लासिफाई करते हैं। आपका सबसे पहली कैटेगरी होती है आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स। देखिए आपकी संज्ञा में प्रॉपर नाउन था, किसी भी विशेष व्यक्ति, पर्सन, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं, उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे इंडिया, भारत क्या है? भारत एक प्रॉपर नाउन है। भारत से ही एक बना एडजेक्टिव इंडियन, ही इज़ अ प्योर इंडियन, ठीक है। या द इंडियन क्रिकेट टीम इज़ रेडी टू प्ले, तो ये इंडियन क्या हो जाता है? ये इंडियन एडजेक्टिव हो जाता है। तो ऐसे वर्ड्स जो कि प्रॉपर नाउन से बने हुए हैं उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। जैसे इंडियन, जैसे कई कई बार वो क्या करते हैं, वो आपको नाउन दे देंगे। इंडिया, ही इज़ अ प्योर इंडिया, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर गलती है। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर एडजेक्टिव लगाना है, ही इज़ अ प्योर इंडियन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अमेरिकन, अमेरिका से अमेरिकन, अमेरिका आपका प्रॉपर नाउन है, उससे बन गया अमेरिकन। चाइना आपका प्रॉपर नाउन है, उससे आपका प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया चाइनीज़, उससे आपका प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया चाइनीज़। शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर जो है आपका एक प्रॉपर नाउन है, उससे बन गया शेक्सपियरियन। तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स आपके प्रॉपर नाउन से बनते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर सही कर देती हूँ। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि प्रॉपर नाउन्स से बनते हैं, प्रॉपर नाउन्स से ये बनते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा।
तो एक और कैटेगरी जो आपके एडजेक्टिव्स की होती है वो होती है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव यानी कि आपको बताता है कि ये मेरी चीज़ है, ये आपकी चीज़ है, ये किसी और की चीज़ है। तो जब आपको ओनरशिप के बारे में पता चलता है, ओनरशिप, ओनरशिप यानी कि कौन उस चीज़ को ओन कर रहा है, किसकी वो चीज़ है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँगी कि दिस चार्जर इज़ माइन, ठीक है, दिस पेन इज़ माइन, दिस टी शर्ट इज़ माइन, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि किसकी ओनरशिप है। तो माई हो गया, आर हो गया, योर हो गया, हिज, देयर, हर, इट्स, ये सारे के सारे आपके पोजेसिव एडजेक्टिव्स है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पोजेसिव एडजेक्टिव्स है। दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई हाउस, ठीक है। तो ये चीज़ आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये ज़रूरी हो जाता है। आपके पोजेसिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो आपको ओनरशिप बताते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो आपको ओनरशिप बताएंगे। एक और कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव्स जो आपकी होती है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। जैसे कि वर्ड ही बता रहा है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, ठीक है, आप बांट रहे हैं। जैसे ईच हो गया, एवरी हो गया, ईच एंड एवरी हो गया, आइदर, नाइदर, ठीक है। तो इन सारे एडजेक्टिव्स के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, आप बांट रहे हैं। और यहाँ पर आता है आपके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे जाते हैं, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं। देखिए आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये आपके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि आपका ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है। अब आप प्लीज़ याद रखिएगा कि ईच जो है वो दो के लिए या दो से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि एवरी एंड ईच एंड एवरी दो से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है, दो से अधिक के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ईच इज़ यूज फॉर टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक के लिए ईच का यूज़ होगा, दो या दो से अधिक के लिए ईच का यूज़ होगा। जबकि एवरी एंड ईच एंड एवरी, जबकि एवरी एंड ईच एंड एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए ही होगा। एवरी एंड ईच एंड एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए ही होगा, ठीक है। जैसे कि देयर वर 2 बॉयज़, देयर वर 3 बॉयज़, देयर वर 10 बॉयज़, ईच बॉय वाज इंटेलिजेंट, ठीक है। दो है, तीन है, मतलब दो या दो से अधिक के लिए आप ईच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन दो से अधिक के लिए आप एवरी या ईच एंड एवरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन दो से अधिक के लिए आप एवरी या ईच एंड एवरी का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसे प्लीज़ याद रखिएगा। और आइदर और नाइदर का यूज़ हम सिर्फ दो के लिए करेंगे, आइदर और नाइदर का यूज़ हम केवल दो के लिए करेंगे। तो ईच दो या दो से अधिक, एवरी दो से अधिक, ईच आइदर जो है आपका दो के लिए, नाइदर केवल दो के लिए, ईच आपका जो होगा, जैसे कि मैंने कहा, आपका यूज़ होगा केवल दो या दो से अधिक के लिए, और ईच एंड एवरी होगा दो से अधिक के लिए। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, इसको याद रखिएगा। आइदर और नाइदर केवल दो के लिए यूज़ होगा, ठीक है। आइदर और नाइदर केवल दो के लिए यूज़ होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में इसको याद रखिएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ईच आपका दो या दो से अधिक के लिए होगा, एवरी आपका दो से अधिक के लिए होगा, ईच एंड एवरी आपका दो से अधिक के लिए होगा, आइदर और नाइदर आपका दो के लिए होगा। इसे लिख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। एक और चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आप ईच हो गया, एवरी हो गया, ईच एंड एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, इसके बाद अगर आप एक नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो उस नाउन से पहले आप आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। तो उस नाउन से पहले आप आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ये चीज़ प्लीज़ लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ईच है, एवरी है, ईच एंड एवरी है, आइदर है, नाइदर है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ईच, एवरी, ईच एंड एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है। इन सब के बाद अगर आपका नाउन यूज़ हो रहा है तो उस नाउन से पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ईच के बाद अगर नाउन आया है, ईच बॉय, तो आप ईच अ बॉय नहीं कर सकते हैं, ईच अ बॉय। तो ईच के बाद अगर नाउन है तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ये ज़रूरी हो जाती है।
ठीक है। जैसे हम कहेंगे ईच कोम, एवरी बॉय, ईच अ कोम, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ईच के बाद, एवरी के बाद, आइदर के बाद, नाइदर के बाद, ईच एंड एवरी के बाद यदि आपका एक नाउन यूज़ हुआ है तो उस नाउन से पहले, आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस नाउन से पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा, ये ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, वो जानबूझ के आपको क्या करते हैं, ईच एंड एवरी पर्सन, वो जानबूझ के आर्टिकल का यूज़ कर देते हैं आपको, ठीक है, इन सारे वर्ड्स के बाद और नाउन से पहले। तो आपको संभल के रहना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो आपको एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। दिस इज़ द पर्सन हुम आई मेट येस्टरडे, दिस इज़ द लेडी हु केम द अदर डे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, दिस, दैट, दीज, दोज, और ये दो कैटेगरीज में आ जाते हैं, आपके डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है। आपके डेफिनेट और इनडेफिनेट, तो ये दो कैटेगरीज के अंदर आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। डेफिनेट क्या कैसे हो जाते हैं, डेफिनेट हो जाते हैं, दिस हो गया, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, द अदर, ये सारे के सारे आपके डेफिनेट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। और इनडेफिनेट, डेफिनेट यानी कि निश्चित, सर्टेन, ठीक है। द सेम पर्सन हु केम येस्टरडे केम टुडे, द अदर पर्सन हु वाज देयर on the funeral came yesterday as well, this, that, these, those, such, ये सारे के सारे निश्चितवाचक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। और इनडेफिनेट आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं an, a certain, another, other, some, any other। तो ये आपने याद रखना है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आपके डेफिनेट और इनडेफिनेट हो जाते हैं, ओके। अब यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल याद रखना है, अ सर्टन, एन, अनदर, दिस, दैट के बाद आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे, एन, अ सर्टन, अनदर, दिस, दैट, इसके बाद आप एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि एन एप्पल, ठीक है, एन एप्पल, अ सर्टन बॉय, ठीक है, अनदर डे, दिस, दैट। तो ये आपने याद रखना है, इन सारे वर्ड्स के बाद आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स का प्रयोग करेंगे। अ सर्टन बॉय, आप अ सर्टन बॉयज़ नहीं कह सकते हैं, आप सर्टन बॉयज़ कह सकते हैं, लेकिन अ सर्टन के बाद आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करना है। सिंगुलर यानी कि एक वचन, काउंटेबल जिसकी गिनती आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अ हो गया, एन हो गया, अ सर्टेन हो गया, अनदर हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, इसके बाद आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप एक और चीज़ याद रखिएगा, सच हो गया, द सेम हो गया, द अदर हो गया, एनी हो गया, ठीक है, सच, द सेम, द अदर, एनी। इसके बाद सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ होगा, सच अ बुक, सच बुक्स, ठीक है। तो मतलब इनके बाद सच हो गया, द सेम हो गया, द अदर हो गया, एनी हो गया, तो इनके बाद आप सिंगुलर या प्लूरल, एक वचन या बहुवचन, दोनों ही काउंटेबल नाउन्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। सच अ बुक इज़ गुड फॉर यू, ठीक है, सच बुक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्टडीज़, द सेम बुक यू गॉट येस्टरडे, द सेम बुक्स यू वर आस्किंग। तो ये याद रखिएगा कि आप इन सब के साथ सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे ना, तो हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि द हो गया, द आपका जो डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है, उसके बाद आप वैसे भी सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही काउंटेबल नाउन्स का प्रयोग कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का भी आप यूज़ कर सकते हैं द के साथ, द वाटर इन द वेल इज़ डर्टी और कंटेमिनेटेड, ठीक है। उस चीज़ को याद रखिएगा, ये ज़रूरी हो जाता है। दीज, दोज, सर्टन, अदर, ये सारे के सारे, दीज हो गया, दोज हो गया, सर्टन हो गया, अदर, ये सारे के सारे, इनके साथ आप प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। सर्टन हो गया, असर्टन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सर्टन के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, असर्टन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, असर्टन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन,
और आपका सर्टेन के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। दीज, दोज, सर्टेन, अदर, इनके बाद आप क्या करेंगे, इनके बाद आप प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो दीज, दोज, सर्टेन, अदर, प्लूरल काउंटेबल नाउन विल बी यूज्ड। एक और कैटेगरी है आपकी, ये है आपके न्यूमेरल एडजेक्टिव्स की। अब न्यूमेरल एडजेक्टिव्स आपके नंबर रिलेटेड एडजेक्टिव्स होते हैं। इनको हम अन्य भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपके कार्डिनल एडजेक्टिव्स, आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, ठीक है, या फिर आप इसको मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स के माध्यम से 3 कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। और इसके अंदर भी कुछ रूल्स आते हैं, जैसे कि आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव पहले आता है कार्डिनल से, OC ऑर्डर रहता है, जैसे हम कहेंगे फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ अ बुक, ठीक है। तो इन रूल्स को भी देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स आपकी नेक्स्ट कैटेगरी है। न्यूमेरल जैसा कि यहाँ पर आ ही रहा है, नंबर से रिलेटेड है, नंबर से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहला पार्ट है आपका डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, पहला पार्ट है आपका डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। और डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स को आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स को आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कार्डिनल, कार्डिनल का अर्थ होता है बेसिक, बेसिक, ठीक है। बेसिक यानी कि 1 2 3 400 200 500 700 900 1 करोड़ 2 करोड़, ये जो बेसिकली आपकी काउंटिंग होती है, ठीक है, तो उसको कार्डिनल कहेंगे, कार्डिनल नंबर्स, ठीक है। ऑर्डिनल ऑर्डर बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ओ फॉर ऑर्डिनल, ओ फॉर ऑर्डर, ओ फॉर ऑर्डिनल, ओ फॉर ऑर्डर। ऑर्डिनल नंबर्स आपके कौन से होते हैं, जो आपको ऑर्डर बताते हैं, श्रेणी बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ही इज फर्स्ट, ही इज सेकंड, ही इज थर्ड, ही इज फोर्थ, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स आपके ऐसे होते हैं, आई वांट अ सिंगल पेयर, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल, ठीक है। तो ये आपको जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है ना आपका, उसी तरह से ये मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं। तो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। और आपका सीक्वेंस कैसा रहता है, आपका सीक्वेंस रहता है, पहले आएगा आपका कार्डिनल, फिर आएगा आपका, सॉरी, पहला आएगा आपका ऑर्डिनल, OC, ये आपने याद रखना है, OC, ठीक है। आपका ऑर्डिनल और कार्डिनल, इसी से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। दैट विल बी ऑर्डिनल एंड कार्डिनल, ठीक है। तो आपका फर्स्ट 5 चैप्टर्स, फर्स्ट 4 बुक्स नीड टू बी रेड, इस तरह से, ठीक है। और अगर मल्टीप्लिकेटिव है तो मल्टीप्लिकेटिव लास्ट में आएगा, द फर्स्ट 4 डबल डीलिंग्स, इस तरह से। तो ये आपने याद रखना है। ऑर्डर क्या रहता है डेफिनेट न्यूमेरल्स का, द ऑर्डर ऑफ डेफिनेट न्यूमेरल्स इज ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव, ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसका क्या ऑर्डर रहेगा, इसका ऑर्डर रहता है आपका ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, अगर इसमें कोई डाउट है तो ज़रा पूछ लीजिए। इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव। राइट, तो ये ऑर्डर रहता है आपके डेफिनेट न्यूमेरल्स का, ठीक है। ऑर्डिनल हो गया, कार्डिनल हो गया और मल्टीप्लिकेटिव हो गया। तो इसको आपने याद रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स आर बुक्ड, द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स। तो फर्स्ट क्या हो गया आपका ऑर्डिनल नंबर, 5 क्या हो गया है कार्डिनल नंबर, और आपका सिंगल क्या है मल्टीप्लिकेटिव नंबर। तो प्लीज़ याद रखिएगा कि अगर एक वाक्य में वो जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं, अगर उन्होंने, ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं, अगर उन्होंने आपको एक वाक्य में ये तीनों दे रखे हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, मैंने अभी आपको पहचान भी बता दी है। कार्डिनल यानी कि बेसिक नंबर्स जिनको आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ऑर्डिनल जो आपको ऑर्डर बताते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। मल्टीप्लिकेटिव यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन का साइन दिखाते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल, ठीक है। तो इस तरह के मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो आपका ऑर्डर क्या रहेगा, अगर आपको ये तीनों के तीनों एक ही सेंटेंस में दिए गए हैं, आपका ऑर्डर रहेगा ऑर्डिनल, OC याद रखिएगा, OCM, OCM, ठीक है। ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव, ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव। तो ये आपने याद रखना है, ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। द फर्स्ट 5 चैप्टर्स
चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, ये है द 5 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। ये गलत हो जाएगा क्योंकि 5 आपका कार्डिनल है, CO तो आपका ऑर्डर नहीं है, OC आपका ऑर्डर है। सो द फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, द फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, द फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, OCM, ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव। आपके कुछ इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स भी होते हैं। इन इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित न्यूमेरल एडजेक्टिव्स जो कि बिल्कुल आपको एग्जैक्ट संख्या नहीं बता रहे हैं। डेफिनेट आपको एग्जैक्ट संख्या बता रहे थे, इनडेफिनिट क्या होते हैं, ये आपको एग्जैक्ट संख्या नहीं बताते हैं, ये आपको एग्जैक्ट संख्या नहीं बताते हैं। तो इसीलिए आप इनको क्या कह रहे हैं, इसीलिए आप इनको इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स कह रहे हैं। जैसे मैनी, a good many, a great many, several, numerous, various, lots of, a lot of, plenty of, some, enough। मतलब ये आपको एग्जैक्ट मात्रा नहीं बता रहे हैं। many people had come, ठीक है, 50 people had come, ये डेफिनेट है। many people had come, ये इनडेफिनेट है। a great many और न्यूमेरल है क्योंकि आप इसको काउंट कर सकते हैं, आप इसको काउंट कर सकते हैं। न्यूमरस इलेक्टोरेट और न्यूमरस पीपल वोटेड इन दिस इलेक्शन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। प्लेंटी ऑफ, सम, इनफ, ये सारे के सारे आपके इनडेफिनिट अनिश्चित न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हैं, अनिश्चित न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये याद रखना है कि अगर आपको एक वाक्य में डेफिनेट और इनडेफिनिट न्यूमेरल आ जाते हैं, जैसे वो लिख देते हैं मैनी, 5, 4, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि पहले आपके इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स आएंगे, फिर आपके डेफिनेट आएंगे, ये याद रखिएगा। अगर आपके एक वाक्य में, अगर आपके एक सेंटेंस में उन्होंने इनडेफिनिट न्यूमेरल्स दे रखे हैं और डेफिनेट न्यूमेरल्स दे रखे हैं, उन्होंने इनडेफिनिट न्यूमेरल्स दे रखे हैं तथा डेफिनेट न्यूमेरल्स दोनों दे रखे हैं, तो इनडेफिनिट न्यूमेरल्स जो होंगे वो पहले आएंगे, फिर आपके डेफिनेट न्यूमेरल्स आएंगे। इनडेफिनिट न्यूमेरल्स पहले आएंगे, फिर आपके डेफिनेट न्यूमेरल्स आएंगे, ठीक है। इसको प्लीज़ याद रख लीजिएगा। आपका ऑर्डर क्या रहेगा, पहले इनडेफिनिट आएगा, फिर डेफिनेट आएगा, ठीक है। जैसे कि मैनी सिंगल रूम्स, तो मैनी क्या है, मैनी आपका इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, सिंगल आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव डेफिनिट न्यूमेरल है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। तो फिर आपका पहले इनडेफिनिट आएगा, फिर आपका डेफिनिट आएगा। इसको प्लीज़ याद रख लीजिएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ आपके न्यूमेरल एडजेक्टिव्स इसे ध्यान से सुन लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपके न्यूमेरल एडजेक्टिव्स 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट के 3 और कैटेगरीज हैं, आपका कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स जो बेसिक नंबर्स हैं, मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स जो आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल बताते हैं, और ऑर्डिनल नंबर्स आपको ऑर्डर बताते हैं। अगर एक वाक्य में ये तीनों साथ में आ रहे हैं तो आपका ऑर्डर आएगा OCM, ऑर्डिनल पहले, फिर आपके कार्डिनल, फिर आपका मल्टीप्लिकेटिव। अगर आपके एक वाक्य में इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों एक साथ आते हैं तो पहले इनडेफिनेट आएगा, फिर आपका डेफिनेट आएगा। जैसे मैनी सिंगल रूम्स, तो मैनी क्या है, मैनी इनडेफिनेट है, सिंगल क्या है, मल्टीप्लिकेटिव डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अगर इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। जैसे वेरियस, वेरियस क्या है, इनडेफिनेट है, सिंगल क्या है, मल्टीप्लिकेटिव डेफिनेट है। मैनी क्या है, मैनी आपका इनडेफिनेट है, और फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका ऑर्डिनल डेफिनेट एडजेक्टिव हो जाएगा, न्यूमेरल एडजेक्टिव। सो वेरियस सिंगल रूम्स, मैनी फर्स्ट स्टूडेंट्स हैव फेल्ड। अच्छा, अब एक और चीज़ जो आर्टिकल्स जो आपको एडजेक्टिव्स के अंदर याद रखना है वो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देखिए, अगर मैं किसी भी चीज़ की विशेषता बताती हूँ, ठीक है, अगर मैं कहूँगी दिस इज़ गुड, ठीक है, दिस इज़ गुड मतलब ये अच्छा है, मैं एक पर्सन की विशेषता बता रही हूँ। लेकिन एडजेक्टिव्स में ये क्षमता होती है कि हम अपनी विशेषताओं को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ गुड, लेकिन अगर मैं कहना चाहूँगी कि ये चीज़ दूसरे से बेहतर है, सो हम कहेंगे दिस इज़ बेटर, तो गुड का कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा। तो गुड का एक, अगर मैं एक ही से कंपेयर कर रही हूँ तो पॉजिटिव डिग्री रहता है। अगर मैं एक वर्ड को 2 चीज़ों से कंपेयर कर रही हूँ तो कंपैरेटिव डिग्री आ जाता है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन का प्रयोग किया जाता है, और अगर मैं 2 से अधिक में कंपैरिजन कर रही हूँ तो सुपरलेटिव डिग्री आ जाता है। तो मेरा पॉजिटिव डिग्री एक की विशेषता बताना, कंपैरेटिव डिग्री जब मैं 2 की विशेषता बता रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ, कंपैरेटिव तभी बोला जा रहा है, और इसके साथ दैन या टू का प्रयोग होता है। टू का प्रयोग प्रेफर के साथ होगा और या फिर प्रेफरेबल। अभी मैं आपको रूल भी दिखाऊंगी।
और सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है आपका जब मैं दो से अधिक में आपकी तुलना कर रही हूँ विशेषताओं की। तो आपको ये याद रखना है कि एडजेक्टिव्स की एक जो खासियत है वो होता है आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, आप तुलना जो है विशेषताओं की वो डिग्रीज में कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपके वर्ड्स जैसे कि यूनिक, excellent, perfect, unparalleled, unmatched, major, extreme, universal, full, complete, whole, ट्रायंगुलर, पैरेलल, लूनर, ये पहले से ही स्वरूप में चाहिए कैसे भी दिख रहे हो, ये पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री में है, इसीलिए आप इनके आगे मोर या मोस्ट नहीं लगाएंगे। देखिए पॉजिटिव डिग्री हो जाता है ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है मोर ब्यूटीफुल, और आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि इन वर्ड्स के साथ हम मोर या मोस्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री में है। ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे दिस इज द मोस्ट यूनिक प्रोजेक्ट, दिस इज अ यूनिक प्रोजेक्ट। दिस इज अ यूनिक प्रोजेक्ट का अर्थ ही हो जाता है कि सब में तुलना करके दिस इज द मोस्ट एक्सीलेंट असाइनमेंट, दिस इज एन एक्सीलेंट असाइनमेंट। आपका अर्थ ही यही हो गया कि सब में से ये बेहतरीन है। ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। इन सारे वर्ड्स के साथ, इन सारे वर्ड्स के साथ आप कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लगाएंगे, और वो जानबूझ के आपको क्वेश्चंस ऐसे देते हैं जहाँ पर मोर या मोस्ट लगा होता है इन सब वर्ड्स के साथ। ठीक है। वो जानबूझ के आपको ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जिनमें इन सब वर्ड्स के साथ मोर या मोस्ट लगा होता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। वी नेवर यूज़ मोर और मोस्ट विद देम। हर ब्यूटी इज़ अनमैच्ड, हर ब्यूटी इज़ अनमैच्ड। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा अब ये देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेजर ऑपरेशंस। मैंने अभी अभी आपको बताया कि मेजर हो गया, मेजर भी एक वर्ड है जिसके साथ आप कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पहले से ही सुपरलेटिव में है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर ऑपरेशंस, मोस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर ऑपरेशंस, ये सही हो जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर ऑपरेशंस। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यूनिक हो गया, परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, होल हो गया, मेजर हो गया, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी सुपरलेटिव फॉर्म में हैं, इसीलिए आप इनके साथ मोर या मोस्ट नहीं लगाएंगे। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं इन्हें हम लैटिन एडजेक्टिव्स कहते हैं, और ये कंपैरेटिव डिग्री में है। कंपैरेटिव यानी कि दो की तुलना कर रहे हैं आप, इनके साथ आप हमेशा टू का प्रयोग करेंगे, इनके साथ आप हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। ही सीनियर टू मी, ही सीनियर टू मी। ठीक है। ही सीनियर टू मी, ही सीनियर टू मी, ही इज़ जूनियर टू मी, ही सुपीरियर टू मी, इज़ इन्फीरियर टू मी, इज़ प्रायर टू मी, इज़ पोस्टीरियर टू मी। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, इन सब के साथ आप टू का प्रयोग करेंगे, दैन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। इन सब के साथ आप टू का प्रयोग करेंगे, दैन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। माइनर, मेजर, अल्टीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इन सब के साथ आप मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। आप मोर या मोस्ट, ये जो वर्ड्स हैं सारे के सारे, माइनर, मेजर, अल्टीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इसको लिख लीजिए। इन सब के साथ आप मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। और इनके साथ हम दैन का यूज़ भी नहीं करेंगे, इनके साथ भी हम दैन का यूज़ नहीं करेंगे, ये याद रख लीजिएगा। दिस इज़ अ माइनर प्रॉब्लम, दिस इज़ अ माइनर प्रॉब्लम, हम ये नहीं कहेंगे दिस इज़ द मोस्ट माइनर प्रॉब्लम या दिस इज़ अ माइनर दैन प्रॉब्लम, गलत। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसे प्लीज़ याद रख लीजिए क्योंकि अभी भी आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस एक रूल पे आधारित आते हैं। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली जब भी आप एक वाक्य में देखेंगे तो उसके साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होना चाहिए। जानबूझ के वो आपको ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जहाँ पर कंपैरेटिवली वर्ड आ गया है, ये वर्ड आ जाता है। देखिए अगर आपका कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में ये वर्ड आपको दिख जाता है कंपैरेटिवली या रिलेटिवली, कंपैरेटिवली या रिलेटिवली, तो उसके बाद पॉजिटिव डिग्री आएगा, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री आएगा। इसे प्लीज़ याद रखिएगा, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली
कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री आएगा, ठीक है। जानबूझ के वो आपको दे देते हैं, जैसे इट वाज कंपैरेटिवली हॉटर टुडे, गलत, इट वाज कंपैरेटिवली हॉट टुडे, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। तो हॉटर क्या है, आपका कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन कंपैरेटिवली और रिलेटिवली वर्ड के बाद हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। आफ्टर कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, इसको प्लीज़ लिख लीजिए, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा। द वेदर इज़ कंपैरेटिवली हॉटर टुडे, देखिए मैंने आपको बताया कंपैरेटिवली हो गया या रिलेटिवली हो गया, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा, ठीक है। हॉटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और हॉट हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री। द वेदर इज़ कंपैरेटिवली हॉट टुडे, द वेदर इज़ कंपैरेटिवली हॉट टुडे। प्लीज़ याद रखिएगा, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद वो जानबूझ के कंपैरेटिव दे देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो हो गया कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री आएगा, लेकिन इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा, इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक, ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट क्या है, पॉजिटिव डिग्री में है, हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं इनफ से पहले, हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं इनफ से पहले, इनफ से पहले हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। इनफ से पहले हम क्या करेंगे, इनफ से पहले हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट लीजिए और फटाफट से इसको सॉल्व करके बताइए कि यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा। ही इज़ स्मार्टर इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट। ही इज़, मैंने अभी आपको बताया रूल, इनफ से पहले क्या होगा, इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री यूज़ होगा। ही स्मार्ट इनफ, स्मार्टर नहीं, ही स्मार्ट इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। ही स्मार्ट इनफ, इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा। बिफोर इनफ वी यूज़ पॉजिटिव डिग्री, बिफोर इनफ वी यूज़ पॉजिटिव डिग्री। अच्छा, अब प्लीज़ याद रखिएगा, प्रेफर के साथ हम टू का यूज़ करते हैं, दैन का नहीं। जानबूझ के वो प्रेफर के साथ दैन दे के क्वेश्चन दे देते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रेफर के साथ क्या होगा, प्रेफर के साथ हम लोग टू का यूज़ करेंगे। प्रेफर के साथ हम क्या करेंगे, प्रेफर के साथ हम टू का यूज़ करेंगे, इस चीज़ को आपने याद रखना है। ऑलवेज प्रेफर, ऑलवेज वी विल यूज़ टू विद प्रेफर। शी प्रेफर्स मिल्क टू टी, शी प्रेफर्स मिल्क टू कॉफ़ी, शी प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी, ठीक है। तो टू आएगा, प्रेफर के साथ टू आएगा। अच्छा, लेकिन अगर रादर दैन का भी यूज़ करते हैं आप इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव यानी कि टू और वर्ब, टू के साथ वर्ब लगा देते हैं, टू प्ले, टू रन, ये इन्फिनेटिव्स हो जाते हैं, ठीक है। ये वर्ब में भी हम देखेंगे, टू प्ले, टू रन, तो ये क्या हो जाते हैं, ये आपके इन्फिनेटिव्स हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इन्फिनेटिव्स जब आ जाते हैं, ठीक है, इन्फिनेटिव्स के साथ आप रादर दैन का यूज़ करेंगे। ही प्रेफर्स टू सिट रादर दैन स्लीप, टू इम्प्लाइड है इसमें, तो ये याद रखिएगा। वैसे प्रेफर के साथ टू का प्रयोग होता है, वैसे प्रेफर के साथ टू का प्रयोग होता है, लेकिन यदि कंपैरिजन दो इन्फिनेटिव्स में है, टू रन, टू वॉक, ठीक है, आई प्रेफर टू रन रादर दैन टू स्लीप, ठीक है। तो अगर दो इन्फिनेटिव्स, यानी इन्फिनेटिव्स क्या होता है, टू के साथ वर्ब लगा दिया है, तो अगर दो इन्फिनेटिव्स के साथ कंपैरिजन होता है तो आप प्रेफर के साथ रादर दैन का भी यूज़ कर सकते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और प्रेफरेबल के साथ हम हमेशा टू का प्रयोग करेंगे, प्रेफरेबल के साथ हम हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। विंटर इज़ प्रेफरेबल टू समर, समर इज़ प्रेफरेबल टू रेनी सीजन, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है।
ये हो गए हमारे आज के कुछ कंप्लीट गाइड टू एडजेक्टिव्स पार्ट 1 के रूल्स। फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आज के लिए देख लेते हैं, इनको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। आर्डुअस का अर्थ होता है बहुत मुश्किल, बेहद मुश्किल, या कोई भी चीज़ जो कठिन होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आपको प्राप्त होती है, बहुत ही हरक्यूलियन है, बैक ब्रेकिंग है, उसके लिए आर्डुअस वर्ड का यूज़ किया जाता है। आर्डुअस यानी कि कोई चीज़ जो कठिन है, आर्डुअस यानी कि कोई चीज़ जो बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो उसको हम आर्डुअस कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम आर्डुअस कहेंगे। एंथोफोबिया, एंथोफोबिया, एंथोफोबिया का अर्थ होता है फोबिया यानी कि भय। जब आपको फूलों से डर लगता है, ठीक है, जब आपको फूलों से डर लगता है उसको हम एंथोफोबिया कहते हैं। एन abnormal fear of flowers, एन abnormal fear of flowers। नैकर्ड, ये एक एडजेक्टिव है। नैकर्ड यानी कि आपको बहुत ज़्यादा थकन महसूस हो रही है, यू आर एग्जॉस्टेड, यू आर टायर्ड। जब आपको बहुत ज़्यादा थकन महसूस होती है, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं, टायर्ड होते हैं, उसके लिए नैकर्ड वर्ड का यूज़ किया जाता है। यू आर एग्जॉस्टेड, यू आर टायर्ड, यू आर नैकर्ड, ठीक है, यू आर एग्जॉस्टेड, यू आर टायर्ड, यू आर नैकर्ड, ठीक है। स्किम्बल स्कैम्बल, स्किम्बल स्कैम्बल का अर्थ हो जाता है बिल्कुल तर्कहीन बात, स्ट्यूपिड, बिल्कुल स्किम्बल स्कैम्बल, बिल्कुल नॉनसेंसिकल, सेंसलेस, बिल्कुल कोई चीज़ है, उसके लिए स्किम्बल स्कैम्बल, स्किम्बल स्कैम्बल बिल्कुल नॉनसेंसिकल है। एयरहेड एक बेवकूफ़ व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि एसिनाइन है। याद है हमने ये वर्ड किया था एसिनाइन, एसिनाइन यानी कि बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति, तो एयरहेड बोलेंगे। एक मूर्ख व्यक्ति, एक स्टूपिड पर्सन, उसको हम एयरहेड बोलेंगे। एक स्टूपिड पर्सन, एक मूर्ख व्यक्ति, एयरहेड, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? एयरहेड। जिनॉर्मस, जिनॉर्मस विराट है, विशाल है, बहुत बड़ा है। गिनॉर्मस या जिनॉर्मस, जिनॉर्मस बहुत ही ज़्यादा विराट है या विशाल है, जिनॉर्मस बहुत ही ज़्यादा विराट है या विशाल है, तो जिनॉर्मस, ठीक है। आई एम गोइंग टू अचीव दिस जिनॉर्मस गोल, आई एम गोइंग टू अचीव दिस जिनॉर्मस गोल। इम्प्रिकेशन, इम्प्रिकेशन का अर्थ होता है मैलेडिक्शन, मैलेडिक्शन भी कहा जाता है जब आप किसी को श्राप देते हैं, गाली देते हैं, लांछन लगाते हैं, लानत लगाते हैं, गाली दे रहे हैं, आप किसी को फटकार कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, स्पोकन कर्स, उसको इम्प्रिकेशन कहेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसे याद रखिएगा। इम्प्रिकेशन श्राप देना, लानत देना, इम्प्रिकेशन गाली जब आप किसी को दे रहे हैं, इसे मैलेडिक्शन भी कहा जाता है। मैल यानी कि बुरा, डिक्शन यानी कि अटरेंस, और बेनेडिक्शन इसका एंटोनिम है। बेनेडिक्शन यानी कि आशीर्वाद देना, वो इसका एंटोनिम है। फ्राका, फ्राका का अर्थ हो जाता है बिल्कुल शोर शराबा हो गया है, शोरगुल हो रहा है, एक तरह का नॉइजी क्वारल हो रहा है, उसको फ्राका कहेंगे। द पुलिस ब्रोक अप द फ्राका इन द बार एंड थ्रू बोथ कंपैटर्न्स इन द लॉकअप, ठीक है। फ्राका, शोर शराबा, शोरगुल को हम फ्राका कहेंगे। कनाड होती है एक झूठी अफवाह, एक झूठी अफवाह, लिटरली एक झूठी अफवाह, ठीक है, एक बेसलेस स्टोरी, एक अनफाउंडेड रूमर, उसे कनाड कहेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, कनाड का क्या अर्थ हो जाता है? झूठी अफवाह को हम कनाड कहेंगे। अगला शब्द है बुकोलिक, बुकोलिक यानी कि ग्रामीण, बुकोलिक यानी कि ग्रामीण, कोई भी चीज़ जो देहाती है, गांववासी है, ग्रामीण है, उसके लिए हम बुकोलिक वर्ड का यूज़ करते हैं। अनस्पॉइल्ड है, रस्टिक है, आर्केडियन है, कैम्पेस्टरल भी बोल सकते हैं आप, कैम्पेस्टरल याद रखिएगा, कैम्पेस्टरल है। ये इसके एंटोनिम्स हैं। कॉस्मोपॉलिटन, सिविक, ये एंटोनिम्स हैं। ये क्या है? ये एंटोनिम्स हैं। एग्रेंडाइज, बढ़ाना, एग्रेंडाइज किसी चीज़ को जब आप बढ़ाते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को जब आप बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज करना, किसी चीज़ को फुला देना लिटरली, ठीक है, एग्रेंडाइज। तो ये चीज़ आपने याद रखी है। तो आज हम लोगों ने अ कंप्लीट गाइड टू एडजेक्टिव्स के फर्स्ट पार्ट के रूल्स को देखा। इसे अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो उसे ज़रूर बताइएगा। हम लोग अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। इसको प्रॉपरली एक बार देख लीजिएगा और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।